नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हॉस्पिटल गुरु डॉक्टर के में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स ब्रेन में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं जिसकी वजह से लकवा आता है। तो मैंने अपने पहले वीडियो ब्रेन हेमरेज पार्ट 1 में हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में डिस्कस किया था आप सब लोगों से, और उसमें ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, देखा था कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसका कारण क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। आज हम उसी का एक सेकंड पार्ट, स्ट्रोक का ही सेकंड पार्ट होता है जिसे इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब ये होता है दोस्तों कि ब्रेन में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई में रुकावट आने की वजह से वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कोशिकाएं मृत होने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन अपने प्रॉपर जो फंक्शंस होते हैं वो नहीं कर पाता, या ब्रेन से नीचे जो कोशिकाएं होती हैं जो हार्ट से लेकर के ब्रेन तक ब्लड सप्लाई करती है, उनमें किसी प्रकार की रुकावट होने की वजह से ऊपर ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और वहाँ पे ब्रेन में समस्याएं डेवलप होने लगती हैं। तो ये इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक की कैटेगरी में आता है और इसकी वजह से भी लकवा हमको देखने को मिलता है। सामान्यतः जो लकवे हम की शिकायत लेकर के लोग आते हैं उसमें इसी प्रकार की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक से संबंधित विशेषकर जो 40-45 के उम्र के लोग होते हैं। तो इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक में सामान्यतः देखा गया है कि हार्ट से ब्रेन तक जो कोशिकाएं वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जिसे हम खून की नलियां बोलते हैं, वो खून की नलियां ब्रेन तक ब्लड सप्लाई करती हैं और इस सप्लाई के जो रास्ते होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का नसों में रुकावट का आना, चाहे वो फैट के माध्यम से हो, किसी प्रकार के थ्रोम्बस के माध्यम से हो, या वो नसें सिकुड़ गई हों, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, अवरुद्ध हो रही है, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, या ब्रेन तक तो सप्लाई पहुँच रही है मगर ब्रेन की जो छोटी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में किसी प्रकार का रुकावट आ रहा है जो ब्रेन को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इस टाइप के जो भी अवरोध हैं उसकी वजह से ब्रेन में जो क्षति होती है वहाँ पे ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होने लगती हैं। अब जिस एरिया में ये रुकावट होती है उस पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन में ब्लड सप्लाई अवरुद्ध होती है, और जिस एरिया में ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो गई है वो पर्टिकुलर एरिया एक रिस्पॉन्सिबल एरिया होता है हमारे शरीर को कार्य कराने के लिए। तो उस कार्य कराने वाले एरियाज़ में हमको सिम्टम्स के रूप में दिखने लगते हैं कि मरीज का मुंह टेढ़ा हो रहा है, हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, या मरीज के होश के स्तर में गिरावट हो रही है, या मरीज बात नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये स्ट्रोक देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ट्रांजिएंट होता है जिसे ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जो कुछ समय के लिए रुकावट आया वहाँ पे कोशिकाओं में, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स की जो रुकावट थी वो अपने आप ही कुछ समय के बाद खुल गई, जिसकी वजह से मरीज को सिम्टम्स तो दिखे मगर उसका रास्ता साफ हो गया। मगर कुछ होते हैं जो लार्ज इन्फार्क्ट, एमसीए इन्फार्क्ट, पीसीए इन्फार्क्ट जो होते हैं वो परमानेंटली किसी रुकावट की वजह से डेवलप होते हैं, क्योंकि उतना बड़ा इन्फार्क्ट है जो कि आसानी से नहीं होता है। कोई बड़े रुकावट किसी बड़ी कोशिकाओं में होने की वजह से ही होता है वो। तो ये दो प्रकार होते हैं इसके। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सामान्य रूप से सिम्टम्स वही देखने को मिलते हैं जो हमने ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज पार्ट 1 में देखा था। सिंपल लकवे के जो सिम्टम्स होते हैं, मुंह का टेढ़ा हो जाना, बोलचाल में दिक्कत होना, होश के स्तर में गिरावट होना, शरीर के किसी भी एक हिस्से में कमजोरी का आ जाना, लेटरिन पेशाब करने की जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी होती है, लेटरिन पेशाब सोचने समझने की जो क्षमता होती है कि मुझे पेशाब करना है, मुझे लेटरिन करना है, इस टाइप की चीज़ों में भी कई बार देखने को मिलता है कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ आवाज़ का लड़खड़ाना, होश के स्तर में भी गिरावट देखने को मिलता है, कोई मरीज़ पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में इन्फार्क्ट जो है या जो कोशिकाएं मृत हुई है उसका एरिया कितना है, कितने बड़े एरिया में हमको लॉस हुआ है, उसके वजह से जो मरीज का जो होश का स्तर है वो दिखता है।
देन दोस्तों देखते हैं इसका कारण क्या होता है। तो कारण में बहुत सारे कारण होते हैं, स्पेशली सेडेंट्री लाइफ, क्योंकि कोशिकाओं में थ्रोम्बस का बनना मीन्स हमारी दिनचर्या में एक्सरसाइज का कम होना, हमारा शरीर का वजन बढ़ा हुआ होना, हमें किसी भी प्रकार के कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, या हम किसी प्रकार के इल्लीगल ड्रग्स जैसे कि कोकेन, हेरोइन इस टाइप के ड्रग का सेवन कर रहे हैं, या फिर ओवैसे एक प्रॉब्लम होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। जब मरीज़ सोता है तो सोने के बाद उसके जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है वो क्या करता है, एयरवे को, जिससे हम सांस लेते हैं, उसको रोकता है। तो जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन पूरी तरह सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से दिमाग में ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। देन फिर फैमिली हिस्ट्री में यदि किसी को इस टाइप की कोई समस्या थी तो संभावना होती है कि आगे आने वाली पीढ़ियों में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिले। देन फिर यूज़ ऑफ डायबिटिक्स, जो ड्रग्स लेते हैं मरीज, जो शुगर के पेशेंट हैं, इनको भी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये तो हो गया इसका कारण। अब इसका जो उपाय है, उपचार कैसे करें। यदि इस प्रकार के सिम्टम्स किसी भी मरीज को दिखते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है हम मरीज को एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, ताकि प्रॉपर वे में उसका सीटी या फिर एमआरआई ज़रूरत के हिसाब से, प्राथमिक तो सीटी स्कैन ही होता है जो आसानी से 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशन में किया जाता है। तो 10-15 मिनट देना किसी मरीज के लिए मुश्किल वाली बात नहीं होती है। एमआरआई एक्चुअली में समय लेता है, आधे घंटे 1 घंटे का प्रोसेस होता है। तो पहले तो सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। सीटी स्कैन से लगभग चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि मरीज को किस प्रकार की समस्या है। यदि कोई बारीक सा इन्फार्क्ट है या बहुत छोटे एरिया में जो लॉस हुआ है, कई बार वो सीटी स्कैन में नहीं दिखता, तो आपको डॉक्टर ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप एमआरआई कराइए। दोस्तों एमआरआई और सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट्स होती है आप देख करके चौंक जाएंगे। जो चीज़ें सीटी स्कैन में नहीं दिख रही थी वो एमआरआई में इतने बड़े रूप में दिखती है जो हमको यकीन कर पाना मुश्किल होता है। तो इस सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है कि इस्केमिक स्ट्रोक में यदि डॉक्टर ने एमआरआई एडवाइस किया है तो वो किसी बेवजह तरीके से नहीं कर रहा है। उसको मालूम है कि जो चीज़ें सीटी स्कैन में नहीं दिखी हैं वो आपको एमआरआई में दिख सकती हैं, इसलिए वो एमआरआई एडवाइस कर रहे हैं। देन फिर एमआरआई हो जाने के बाद इसका जो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है उसमें 2 ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। या तो हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं, जो कि प्लेटलेट एक्चुअली में शरीर का वो स्त्राव है या ब्लड का जो वो पार्ट है जो क्या करता है, खून को ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी को बना के रखता है शरीर में, कि यदि कहीं भी ब्लड क्लॉट करने की ज़रूरत है तो वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट कर देते हैं। तो इस टाइप के मरीजों में एंटी प्लेटलेट ड्रग की ज़रूरत होती है जो ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी को थोड़ा कम कर दे। दूसरा एंटी कोगुलेंट ड्रग होते हैं जो क्लॉट करने की जो क्षमता है ब्लड की, उसको तो एंटी प्लेटलेट ड्रग कम कर ही देता है। साथ में यदि किसी प्रकार का थक्का कहीं जमा हुआ है या थक्के कुछ हैं जो रुकावट पैदा किए हुए हैं, उसको डिज़ोल्व करने के लिए एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। वो डॉक्टर ही बेटर समझ सकते हैं कि हमको दोनों मेडिसिन एक साथ देना है, एंटीप्लेटलेट या एंटीकोगुलेंट, या दोनों में से कोई एक देना है, मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। तो उन चीज़ों को भी डॉक्टर से आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं कि हमें अभी किन चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनका सीटी स्कैन में बहुत बड़ा एरिया इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे और मेडिसिन दे करके डिस्चार्ज कर देंगे। मगर जिनके ब्रेन में काफ़ी बड़ा एरिया इन्वॉल्व है, मरीज के होश के स्तर में गिरावट है, उस टाइप के मरीजों को हॉस्पिटलाइज करके रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इन्फाक्ट आगे बढ़ सकता है। इवन ट्रीटमेंट चलने के दौरान भी ऐसा होता है कि मरीज को ये चीज़ें बढ़ रही हैं। यदि ऐसा है तो ये मान के चलिए कि जो एंटी प्लेटलेट, एंटी कोगुलेंट हम दे रहे हैं उसका एक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा है और मरीज के ब्रेन में डैमेज ज़्यादा दिख रहा है, तो इस समय में फिर हो सकता है डॉक्टर आपको सर्जरी की एडवाइस करें। यदि वो एरिया ज़्यादा बढ़ गया है, ब्रेन में किसी प्रकार का मास इफेक्ट, मतलब ब्रेन के जो राइट एंड लेफ्ट पोर्शन होते हैं वो एक दूसरे में प्रेशर की वजह से, जो इन्फार्क्ट वाला एरिया है उसके प्रेशर की वजह से वो मिलता चला जा रहा है, या ब्रेन में एक मिड लाइन होता है जिसे हम मिड लाइन बोलते हैं, तो मिड लाइन यदि शिफ्ट हो गया किसी भी एक तरफ, सपोज़ राइट लेफ़्ट में यदि हमारा इन्फार्क्ट है
और लेफ़्ट का इन्फार्क्ट प्रेशर की वजह से राइट साइड को कंप्रेस कर रहा है, तो वो मिड लाइन जो होता है ब्रेन को जो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है वो टेढ़ा दिखने लगता है सीटी स्कैन में। तो वो यदि मिड लाइन शिफ्ट होने लग गया तो डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। दोस्तों, सर्जरी करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, मगर यदि ये चीज़ें जल्दी हमको पता चल गई हैं और सर्जरी करते हैं तो नो डाउट हमको यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। मरीज़ काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होता है। स्पेशली 90% केसेस में तो मरीज़ को इम्प्रूवमेंट मिलता है यदि समय रहते सर्जरी करा लिया गया हो तो, क्योंकि कोशिकाएं पूरी तरह यदि डैमेज हो गई और फिर हम सर्जरी करा रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमको उतना फ़ायदा नहीं दिखता है। तो किस टाइप के कंडीशन में सर्जरी करनी चाहिए, किस टाइप के कंडीशन में सर्जरी नहीं करनी चाहिए, मैं डिस्कस करूँगा अपने अगले वीडियो में। मगर इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है, हमको ये समझना है कि हमें डॉक्टर्स यदि कोई चीज़ें बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो किन चीज़ों पे फोकस करना है। सर्जरी तक की बात आई है तो आगे सर्जरी भी किन केसेस में करना चाहिए, किन केसेस में नहीं करना चाहिए, स्पेशली स्ट्रोक के कंडीशन में, हेमोरेजिक स्ट्रोक और इस्केमिक स्ट्रोक में, दोनों में आपको इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। अपने लाइक, कमेंट, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।